नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है स्टडी फॉर जनरल कंपटीशन में। और समझता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, सभी लोग। और सबको नमस्कार। आज हम अगली क्लास शुरू करेंगे। और हम देख रहे हैं कि हमने पिछले 2-3 क्लास में फिजिक्स स्टार्ट किया है, और ये क्लास भी फिजिक्स के लिए ही है। आगे 1-2 क्लास और करेंगे फिजिक्स की, फिर दूसरे सब्जेक्ट पे थोड़ा फोकस करेंगे। 2-3 क्लास फिर दूसरे सब्जेक्ट के लिए कराएंगे। ठीक है। ये साइंस रहेगा, तो अभी मैं दूसरी क्लास जो चलाऊंगा वो साइंस में नहीं चलाऊंगा। ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी चलाऊंगा, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि कोई और सब्जेक्ट लेकर आया जाए। जैसे पॉलिटी है या ज्योग्राफी है, या किसी और सब्जेक्ट को हम शुरू करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें अभिकेंद्रीय बल पढ़ने जा रहे हैं हम। तो देखिए सभी, अभिकेंद्रीय बल क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभिकेंद्रीय बल क्या है और ये कैसे काम करता है। देखो, अभिकेंद्र, अभिकेंद्र का मतलब है जो केंद्र की ओर लगे। अभी का मतलब है केंद्र की ओर, अभी का मतलब है और केंद्र का मतलब केंद्र की। तो किसकी ओर? केंद्र की ओर। तो ऐसा बल जो केंद्र की ओर लगता है उसे क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल। यानी कि सेंटर की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसे ऐसे समझिए, सिंपल सी बात है। देखो, कोई अपने हाथ में रस्सी लीजिए और रस्सी पे कोई भी पत्थर बांध के और उसे चारों ओर घुमाइए। तो देखिए, एक ऐसा बल है जो उस पत्थर को उस उंगली के, आपके हाथ के चारों ओर घुमाने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो वो बल कौन सा होगा? वही बल होता है अभिकेंद्रीय बल। यानी कि वो किसकी तरफ लग रहा है? केंद्र की तरफ। वो केंद्र की तरफ लग रहा है, इसलिए वो बल, यानी कि वो पत्थर दूर नहीं जा पा रहा, इसलिए वो किसका, आपके हाथ का चारों ओर चक्कर काट रहा है। इसी को क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल। इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। देखो, वृत्तीय गति को बनाए रखने के लिए, वृत्तीय गति को, जैसे कोई पत्थर है वो आपके हाथ के चारों ओर ऐसे गति कर रहा है, ये, और ये आपने यहाँ बांध रखा है इसको किसी रस्सी से। ठीक है। तो ये इसकी स्थिति है, एक ये स्थिति है, एक इसकी ये स्थिति है, एक इसकी ये स्थिति। तो वृत्तीय गति को बनाए रखने के लिए जो बल लगता है, वृत्तीय गति को बनाए रखने के लिए जो बल लगता है, और किसकी तरफ लगेगा? केंद्र की तरफ। देखो, ये पत्थर क्यों घूम रहा है? इस केंद्र की ओर क्यों घूम रहा है? क्योंकि बल इस तरफ लग रहा है। ये बल किस तरफ लग रहा है? इस तरफ। तो इस तरफ बल लग रहा है, तभी तो ये पत्थर इसके चारों ओर घूम रहा है। अगर ये बल इस तरफ ना लगता तो पत्थर यहाँ से निकल के बाहर चला जाता। तो इसकी गति क्या हो जाती? अगर ये बल नहीं लगता तो ये, इसकी गति क्या हो जाती? इसकी गति ये भी हो सकती थी, इसकी गति ये भी हो सकती थी, इसकी गति कुछ भी हो सकती थी, लेकिन ये इसके चारों ओर नहीं घूमता। तो जो अभिकेंद्रीय बल है वो किसी पिंड को उसके केंद्र के चारों ओर घुमाने के लिए प्रेरित करता है या उसके लिए जिम्मेदार होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल। समझता हूँ आपकी समझ में ये कंसेप्ट आ गया होगा। इसे एक बार और समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करता है या इसको कैसे परिभाषित करता है। देखो, जैसे पृथ्वी है, जैसे इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया है, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है किसके कारण? अभिकेंद्रीय बल के कारण। क्यों? क्योंकि पृथ्वी सूर्य का जो, जैसे ये देखिए, इसे ऐसे समझिए, जैसे पृथ्वी है, ये पृथ्वी की स्थिति है, और ये है सन। ये क्या है? सन। और ये क्या है आपका? अर्थ। ये है आपका अर्थ। एक स्थिति मैं ये बना देता हूँ इसकी, ये है आपकी अर्थ। ठीक है। तो इसके चारों ओर घूम रही है। तो ये जो इसके चारों ओर घूम रही है, इसको घुमाने के लिए कौन प्रेरित कर रहा है इसको? भाई, ये यहाँ भी तो जा सकती है, ये यहाँ भी जा सकती है, ये यहाँ भी जा सकती है। ठीक है। ये यहाँ भी जा सकती है, लेकिन नहीं जा पा रही। क्यों? क्योंकि ये किसके चारों ओर घूम रही है? सन के चारों ओर। क्यों? क्योंकि एक ऐसा बल जो इसको सूर्य की ओर खींच रहा है, वो कौन सा बल है? वही अभिकेंद्र बल है। वैसे तो वो सूर्य गुरुत्वाकर्षण बल है, लेकिन वो, उसे क्या कहेंगे? उसे अभिकेंद्र बल कहेंगे। अगर हम सूर्य को केंद्र मान लें और इसको परिधि मान लें, तो इसको, जो इसकी तरफ झुकाए हुए है, यानी कि इसके चारों ओर चक्कर काटने के लिए जो प्रेरित कर रहा है, उसे क्या कहेंगे? अभिकेंद्रीय बल। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, ये इसका एक एप्लीकेशन है या इसका एक उदाहरण है। क्यों? क्योंकि जब जैसे ये यहाँ से इससे अलग हुई, कभी जैसे मान लिया पृथ्वी बिग बैग की घटना हुई थी और इससे अलग हो गई थी, तो इसे दूर जाते हुए इसका जो बल है ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो जब ये इस अपनी तरफ खींचते हुए आगे बढ़ जाती है, ये ऐसे,
तो इसका जो बल है ये इसको फिर आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता रहता है, प्रेरित करता रहता है, प्रेरित करता रहता है। तो ये इसे ऐसे प्रेरित करेगा और इसे अपने से दूर नहीं जाने देगा। और ये किस गति में घूमती रहेगी? वृत्तीय गति में घूमती रहेगी। और यही क्या, कौन सा बल है? यही अभिकेंद्र बल है। ठीक है, अभिकेंद्र बल आपकी समझ में आ गया होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है? कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है या उसके चारों ओर घूमती है। ठीक है, अब देखो इसका अगला उदाहरण क्या है। इस बल का कारण, यानी कि इसी बल के कारण पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है। क्यों? देखिए, जैसे पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पे भी घूम रही है, ठीक है। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर भी काट रही है। जैसे मैं इसे सन मान लूं, जैसे सन है, सूर्य है, ठीक है। और ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। ये सूर्य का चक्कर तो काट ही रही है। ये अपनी केंद्र पर यानी कि अपनी धुरी पर भी घूम रही है। तो अपनी धुरी पर घूमने के कारण पृथ्वी के द्रव्यमान पर जो अभिकेंद्र बल काम करता है उसकी वजह से ये ध्रुवों पर, यानी कि जैसे ये पृथ्वी है ध्रुवों पर, तो यहाँ पे ये ध्रुव है इसके, और यहाँ पे ये चपटी हो जाती है। यहाँ से चपटी का मतलब ये दब जाती है, यहाँ से इसका द्रव्यमान यहाँ से दब जाता है। देखो इसका सिंपल सा उदाहरण समझिए। जैसे किसी बर्तन में पानी लीजिए आप, ठीक है ना, और उसको तेजी से घुमाइए, तो जो पानी का जो सेंटर वाला पार्ट है वो नीचे दब जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से पृथ्वी भी सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ध्रुवों से दब गई है। ठीक है, तो इसी का इसका एक एग्जाम्पल क्या है, अगर एग्जाम में आ जाए कि पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, किस कारण? अभिकेंद्र बल के कारण। सिंपल सा, किसके कारण? अभिकेंद्र बल के कारण, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। मैं समझता हूँ ये क्लास आपकी समझ में आ रही होगी और अभिकेंद्र बल भी आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसे एक बार और समझ लेते हैं कि किसी भी वृत्तीय गति को बनाए रखने के लिए जो बल केंद्र की ओर लगता है उसको क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल कहा जाता है। ठीक है, इसके यही दो एग्जाम्पल हैं। इसमें हमने कोई ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग के लिए पढ़ना है। सिंपल क्वेश्चन जो बनते हैं वो इसी से बन जाएंगे और आप समझ जाएंगे। सिंपल सी बात समझिए, किसी भी वृत्तीय गति पर अगर कोई पिंड वृत्तीय गति कर रहा है और किसी केंद्र के चारों ओर घूम रहा है, चाहे वो कैसी भी कंडीशन रही होगी, समझ जाना कि वो कौन सा बल होगा? वो अभिकेंद्र बल होगा। आंख मीच के अभिकेंद्र बल लगा देना, हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला बल पढ़ते हैं अपकेंद्रीय बल, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या कहते हैं इसे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल। तो देखो वो था अभिकेंद्रीय और ये है अपकेंद्रीय। तो अप का मतलब बाहर की तरफ, ठीक है। ये कौन सा है? अपकेंद्रीय, यानी कि सेंटर से बाहर की ओर लगने वाला। वो कैसा था? सेंटर की ओर लगने वाला। और ये कैसा है? सेंटर से बाहर की ओर लगने वाला। तो जिसके कारण कोई गतिशील वस्तु केंद्र से दूर भागती है वो आभासी बल क्या कहलाता है? अपकेंद्रीय बल। तो ये किसके विपरीत होता है? ये अभिकेंद्र बल के विपरीत लगता है। इसे कैसे समझते हैं? देखो यहाँ पे आ जाइए, मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे कोई पिंड है, ये पिंड है पी, ये पिंड है पी, ये भी पिंड है पी, और ये पिंड है पी, और ये सेंटर है, और ये इस केंद्र के चारों ओर गति कर रहा है। ठीक है, अब इसमें चाहे कोई रस्सी बंधी हो चाहे कोई रस्सी ना बंधी हो, ये गति कर रहा है। मान लेते हैं ये इस पेंट के चारों ओर गति कर रहा है। तो देखो ये जो, जैसे मान लिया ये आपका हाथ है, ठीक है, और ये पिंड बांध रखा है आपने किसी रस्सी में, और ये रस्सी है, ठीक है। ये क्या है? रस्सी। तो इस रस्सी से आपने इसको ऐसे घुमा रखा है चारों ओर, अपने हाथ से तेजी से इसको चारों ओर घुमा रखा है। अब देखो एक बल मैंने वो बताया था जो इसको चारों ओर घुमाने के लिए प्रेरित कर रहा है, वो कौन सा बल है? वो है अभिकेंद्रीय बल। लेकिन आपके हाथ में जो तनाव उत्पन्न कर रहा है, आपके हाथ में जो तनाव उत्पन्न कर रहा है और बाहर की तरफ बल लग रहा है, आपके हाथ में जो तनाव उत्पन्न कर रहा है और बाहर की तरफ लग रहा है, वही कौन सा बल है? वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। उसी को हम क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अपकेंद्र यानी कि केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें बिल्कुल भी, अपकेंद्र में और अभिकेंद्र में। अपकेंद्र कहाँ की तरफ लगता है? केंद्र से बाहर की तरफ लगता है।
और अभिकेंद्र बल कहाँ की तरफ लगता है? बाहर से केंद्र की ओर लगता है। तो देखो, इस पिंड पर वो बल जो इसे वृत्तीय गति करने के लिए जिम्मेदार है वो है अभिकेंद्रीय बल। और वो बल जो इस पिंड पर, सॉरी, वो बल जो इस पिंड को बाहर की तरफ भगाने के लिए, यानी कि बाहर की तरफ खींचने के लिए जिम्मेदार हो रहा है, यानी कि जो इस यहाँ पर तनाव उत्पन्न कर रहा है, आपके हाथ में जो तनाव उत्पन्न कर रहा है, वो कौन सा बल है? वो सेंट्रीफ्यूगल यानी कि अपकेंद्रीय बल। देखो, ये दोनों बल एक साथ लगते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये क्रिया प्रतिक्रिया के बल नहीं है। जो मैंने आपको गति के नियम पढ़ाए थे, क्रिया और प्रतिक्रिया, ये क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है। ये दोनों ही बल हैं, एक साथ लगते हैं, लेकिन एक दूसरे की विपरीत दिशा में लगते हैं। किसकी तरफ? अपकेंद्रीय बल कहाँ की तरफ लगेगा? बाहर की तरफ। और अभिकेंद्रीय बल किसकी तरफ लगेगा? केंद्र की ओर। बस, सिंपल सा। अब देखो मैंने क्या लिखा इसमें, जो अभिकेंद्र बल के समान और विपरीत दिशा में कार्य करता है उसी को क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल। इसके जो एग्जाम्पल है उन्हें हम ऐसे समझेंगे। गोल घूमते, देखो, गोल घूमते हुए झूले पर बैठे लोग, गोल घूमते हुए झूले पर बैठे लोग अपकेंद्रीय बल के कारण बाहर की ओर चले जाते हैं। जैसे कोई गोल झूला है बड़ा, आपने कहीं सर्कस में देखा होगा, कोई झूला है, ठीक है, और वो झूला इस तरीके से घूम रहा है चारों ओर, यानी कि वो सेंटर में, सेंटर पे, उस पे देखो, जैसे ये सेंटर है यहाँ, ठीक है, और ये इसमें इस तरीके से ये बड़ा झूला है, और यहाँ पे रस्सी बंधी हुई है, इसमें लोग बैठे हुए हैं, और वो इस तरीके से घूम जाए जैसे पृथ्वी घूम रही है अपने केंद्र पे, तो उसमें जो बैठे लोग हैं वो बाहर की तरफ खिंच जाएंगे। तो उसी को क्या कहते हैं? वो कौन सा बल है? अपकेंद्रीय बल। इसे ऐसे समझिए, देखो एक खिलौना आता है खेलने का ऐसे घुमाने वाला, तो जब उस आपसे ऐसे घुमाते हैं तो ये पंखुड़ियां बाहर की तरफ खुलती हैं। तो ये पंखुड़ियां जो बाहर की तरफ खुलती हैं, उन पंखुड़ियों को जो खोल रहा है वही कौन सा बल है? वही अभिकेंद्र, वही कौन सा बल है? अपकेंद्रीय बल। ठीक है, यानी कि जो सेंटर से उससे बाहर की तरफ लगे, यानी कि जो केंद्र से दूर भागने के लिए प्रेरित करे, वही कौन सा है? अपकेंद्रीय बल है। जैसे इसके और एग्जाम्पल देखिए, बिल्कुल सिंपल से एग्जाम्पल है। जैसे दूध से घी निकालने की मशीन, आपने जो दूध यहाँ होते हैं, जो डेयरी होती है वहाँ देखा होगा आपने, क्रीम निकालने की मशीन होती है, उसमें दूध डालते हैं, सेपरेट अलग हो जाता है, क्रीम अलग हो जाती है, तो क्या करती है? वो भी अपकेंद्रीय बल लगाती है। ठीक है, या दूध बिलोने की जो मशीन होती है, जब वो ऐसे घूमती है, सेंटर पे घूमती है, तो बाहर की तरफ फेंकती है वो दूध को, तो उससे क्या निकलता है? घी निकलता है उससे। तो वो जो बाहर की तरफ प्रेरित करता है बल, वही कौन सा बल है? वही कौन सा बल है? अपकेंद्रीय बल। तो इसके एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल कौन सा हो गया? गोल झूले पर घूमने पर अपकेंद्रीय बल के कारण लोग बाहर की ओर चले जाते हैं। दूध से घी निकालने की मशीन, कपड़े सुखाने की मशीन, आपकी जो वॉशिंग मशीन है उसमें जो कपड़े सूखते हैं, जो ड्रायर होता है, उसमें ड्रायर में कपड़े डाल के घुमा देते हैं, वो क्या, कपड़ों को जो जाली होती है उस पर चिपका देता है, तो जाली की सहायता से पानी को कपड़ों से अलग करके कपड़ों को सुखा दिया जाता है। तो उस अपकेंद्र बल के कारण ही पानी कपड़ों से अलग हो जाता है और कपड़े सूख जाते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये हो गया। अगला, पृथ्वी विषुवत रेखा पर उभरी हुई है। विषुवत रेखा पर देखो, अभिकेंद्र बल के कारण पृथ्वी, देखो अभिकेंद्र बल के कारण पृथ्वी ध्रुव पर चपटी है, अभिकेंद्र बल के कारण पृथ्वी ध्रुव पर चपटी है, लेकिन अपकेंद्र बल के कारण, अपकेंद्र बल के कारण पृथ्वी ध्रुव पर बाहर की ओर फूली हुई है, बाहर की ओर फूली हुई है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जब अपकेंद्र बल ये कहाँ की तरफ काम करेगा? बाहर की तरफ काम करेगा, तो किससे? परिधि पे काम करता है। ठीक है, तो इसके कारण पृथ्वी क्या हो जाती है? फूल जाती है बाहर की तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी का जो विषुवतीय रेखीय क्षेत्र है वो उभरा हुआ है। किसके कारण? विषुवत रेखा के क्षेत्र क्यों क्यों उभरा हुआ है? किसके कारण? आपका जो अपकेंद्रीय बल है उसके कारण। ठीक है, एक एग्जांपल ये हो गया। एक और समझिए, जब आप किसी मोड़ पर तेजी से गाड़ी को घुमाते हैं, जब आप किसी मोड़ पर तेजी से गाड़ी को घुमाते हैं, घूमने पर बाहर की तरफ गिरना, देखो, जैसे आप, जैसे ये कोई गति है, ये कोई गति है इस दिशा में, ठीक है, और यहाँ तेजी से मोड़ आ जाइए, और आप गाड़ी लेके जा रहे हैं और आप तेजी से ऐसे मुड़ जाएं, तो देखो यहाँ पे जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो बाहर की तरफ भागेगा, यानी कि वो व्यक्ति किस तरफ गिर जाएगा? अपने राइट हैंड की तरफ गिर जाएगा। आपने देखा होगा जब बहुत तेज से गाड़ी को टर्न करते हैं तो ड्राइवर वाली सीट पर बैठा व्यक्ति ड्राइवर की तरफ झुक जाता है, गिर जाता है। वही कौन सा बल है? वही आपका अपकेंद्रीय बल है। क्यों?
क्योंकि जब सेंटर से जो बाहर की तरफ बल लगेगा वो उसे बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश करता है। इसलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है, जब तेज टर्न होता है गाड़ी का तो गाड़ी बाहर की तरफ पलट जाती है। तो यही बल क्या है, अपकेंद्रीय बल होते हैं। ठीक है, अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल दोनों आपकी समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी समझ में नहीं आए, दोबारा से वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा, बिल्कुल सही से समझाया है, कोशिश करिए अपकेंद्र और अभिकेंद्र में अंतर करने की। ठीक है, अगला बल देखते हैं, अगला बल कौन सा है, सहसंजक बल, कोहेसिव फोर्स। ठीक है, सहसंजक बल। तो देखो ये सहसंजक बल और असंजक बल क्या है, इसे ऐसे समझते हैं, सहसंजक बल और असंजक बल। ठीक है, देखो सहसंजक बल, सह का मतलब होता है एक जैसा, और संजक यानी कि एक ही पदार्थ के बीच में, और बल का मतलब है फोर्स, कोहेसिव, इसे इंग्लिश में कहते हैं कोहेसिव फोर्स। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है, सहसंजक बल कहलाता है। देखो कैसे, एक ही पदार्थ के बीच, देखो जैसे इसमें लिखा है बारिश की बूंदों के रूप में, बारिश का बूंदों के रूप में होना। आपने देखा होगा जब बारिश ऊपर से गिरती है तो बूंदों के रूप में गिरती है। ये जैसे बारिश गिरती है तो ये क्या है, ये बूंद है। जब पानी फ्री हो जाता है एनवायरमेंट में, आकाश में, स्पेस में, जब पानी फ्री हो जाता है तो उसके जो अणु हैं उनके बीच में एक बल कार्य करता है जो उसको गोल शेप में ला देता है। ठीक है, और बूंदें बन जाती हैं। यानी कि पानी के जो अणु हैं उनके बीच में जो बल लगता है, जो पानी के ये अणु हैं इन्हीं के बीच में आपस में इनको जोड़ने के लिए एक बल लगेगा, और ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये बूंद में परिवर्तित हो जाएगा। इसी को क्या कहेंगे, सहसंजक बल कहा जाएगा। इसी को कौन सा बल कहा जाएगा, सहसंजक बल, यानी कि एक ही पदार्थ के बीच में लगने वाला बल, यानी कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाला बल। तो इसलिए बारिश की बूंदों को, बारिश का बूंदों के रूप में होना इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं, इसका एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपने पारा देखा होगा। ठीक है, जब पारे को आप शीशे पे डालते हैं, जैसे मान लीजिए कोई तल है और आपने पारा डाल दिया तो ये बूंद बन जाएगा, पारा ऐसे बूंद बन जाता है। या आप कभी देखते होंगे कि पानी भी डाल देते हैं जब किसी तल पर तो वो बूंद बन जाता है, कारण कि उसी उसी पदार्थ के, यानी कि जो पारा है या पानी है, उसी पदार्थ के अणुओं के बीच में जो बल लगता है वो उसको गोल शेप दे देता है ऐसे, और वही क्या हो जाता है, वही बूंद के रूप में बन जाता है। यही कैसा बल है, ये सहसंजक बल है। ठीक है, और तो इसका एग्जाम्पल क्या देगा हमने, बारिश का बूंदों के रूप में होना। सिंपल, इसका एक इतने से समझ लीजिए। देखो ये एग्जाम में कभी पूछे नहीं जाते हैं, कभी कभी मुश्किल से पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा, एप्लीकेशन के रूप में पूछ लेगा, उदाहरण के रूप में किसे समझाइए, या जैसे बारिश का बूंदों के रूप में होना कौन से बल के कारण है, या जो जो वाटर है, जो पानी है वो बूंद में क्यों बदल जाता है, किसके कारण बदल जाता है, सहसंजक बल के कारण। अब देखते हैं असंजक बल कौन सा होता है। असंजक बल, असंजक बल, देखिए समझने की कोशिश करिए सहसंजक और असंजक में। अब जैसे आप असंजक को समझेंगे, सहसंजक अपने आप समझ आ जाएगा दोबारा से। इसे मैं यहाँ पे आगे देख समझाता हूँ। जैसे तल है, ये कोई तल है, जैसे मान लेता हूँ ये कांच का तल है, जैसे ये कांच का तल है आपने इस पे पानी डाल दिया, आपने इसमें पानी डाल दिया और ये पानी फैल गया इस पे, यानी कि पानी फैल जाता है और बूंद नहीं बना, यानी कि पानी की बूंद नहीं बनी और ये इस पे फैल गया। अब क्यों नहीं बनी पानी की बूंद, क्योंकि पानी और कांच के तल के बीच में सहसंजक की जगह असंजक बल ज्यादा कार्य कर रहा है, तो इसलिए उसे बूंद में न बनकर वो किसके रूप में फैल गया, वो तल पर, तल के साथ साथ फैल गया। किससे चिपक गया, तल से, किसके तल से, कांच के तल से चिपक जाने के कारण वो फैल जाता है, बूंद में नहीं बदलता। ऐसा ही बल क्या बल है, असंजक बल है। देखो इसे और अच्छे से समझिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। सहसंजक का मतलब क्या था, सहसंजक एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल। वहां पे जो बल लग रहा था वो पानी के या पारे के ही पदार्थ के बीच बल लग रहा था, पानी के या कांच के पदार्थों के बीच नहीं। लेकिन जब पानी के और पदार्थ के बीच, यानी कि जब द्रव के और ठोस के बीच, यानी कि दो विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच, देखो दो विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच, और उसमें क्या लिखा हुआ है,
एक ही जैसे पदार्थों के बीच, तो यहाँ क्या लिखा है, दो विभिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं, असंजक बल कहा जाता है। देखो, जैसे कोई केस नली है, जैसे मैं आपको बता दूं, ये कोई केस नली है, बहुत ही बारीक केस नली है। केस नली का मतलब होता है केस के जैसी नली। केस किसे कहते हैं, बाल को, यानी कि जो बाल के जितनी, केस नली, यानी कि जो बाल के जितनी बारीक हो, उस पे आप, उसमें आप नीचे से उसे किसी पानी में रखिए तो उस पे पानी चढ़ जाएगा, इसमें ऐसे पानी ऊपर की तरफ चढ़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि पानी कांच के, यानी कि जो कांच है, पानी के अणु और कांच के अणु चिपक कर एक दूसरे के ऊपर टप करते हुए ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, इसमें पृष्ठ तनाव का भी ये पृष्ठ तनाव का भी एक कारण है, लेकिन जब हम पृष्ठ तनाव पढ़ेंगे तब उसके बारे में पढ़ लेंगे इसको। ठीक है ना, लेकिन अभी किसको समझिए, अभी असंजक बल को समझिए। तो कांच का, पानी का कांच पर फैल जाना, जैसे मान लिया ये कोई कांच की टेबल है और इस पे पानी घेर दिया जाए, पानी डाल दिया जाए, तो इस पे बूंद के रूप में नहीं रुकेगा पानी, कैसे फैल जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, तो पानी का इस पे फैल जाना क्यों, क्योंकि पानी के कण या पानी के अणु और कांच के अणुओं के बीच में जो बल लगा, वो किससे ज्यादा है, वो सहसंजक बल से ज्यादा है। तो सहसंजक बल से ज्यादा होते ही कौन सा बल काम कर गया, असंजक बल काम कर गया, और ये दोनों आपस में चिपक गए और बूंद नहीं बन पाई। देखिए, आपकी समझ में आ गया होगा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है। एक ही प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाले बल सहसंजक बल, और विभिन्न प्रकार के अणुओं के बीच, यानी विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच मध्य लगने वाले बल को असंजक बल कहा जाता है। ठीक है, देखो, हम अपने हाथ को पानी में डालते हैं तो पानी से हमारा हाथ गीला हो जाता है, कारण, कौन सा कारण है, असंजक बल। लेकिन हम अपने हाथ को पारे में डालते हैं, लेकिन पारा हमारे हाथ को गीला नहीं कर पाता, तो वो कौन सा बल है, सहसंजक बल। क्योंकि पारे में सहसंजक बल ज्यादा होता है, वो हमारे हाथ के अणुओं के बीच में, पारे के अणुओं के बीच में कोई संबंध नहीं बन पाता, और ना ही वे एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, इसलिए वे चिपक नहीं पाते, इसलिए वे दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन पानी के कण हमारे हाथ के अणुओं के कणों से मिल जाते हैं, इसलिए यहाँ कौन सा बल लगता है, असंजक बल लगता है। ठीक है, इसे और अच्छे से समझते हैं, अगली स्लाइड में देखो। इसके जो अन्य अनुप्रयोग हैं, कैसे समझिए, अन्य जो अनुप्रयोग हैं इसके, देखो, जब किसी द्रव एवं ठोस में, जब किसी द्रव और ठोस में, जब किसी द्रव, द्रव का मतलब इसे समझिए पानी, और ठोस में, ठोस का मतलब कोई बर्तन ले लीजिए आप। ठीक है, आसंजक बल का मान, आसंजक बल का मतलब समझ रहे हैं ना, आसंजक बल का मतलब है बर्तन और पानी के अणुओं के बीच, आसंजक यानी कि अलग अलग पदार्थों के बीच, एक ही जैसों के नहीं। अगर पानी पानी के बीच लगेगा तो ससंजक, और बर्तन बर्तन के बीच लगेगा तो ससंजक, लेकिन पानी और बर्तन के बीच लगेगा तो असंजक। तो इसमें क्या कहा गया है, किसी द्रव एवं ठोस के, किसी द्रव एवं ठोस में आसंजक बल का मान द्रव के अणुओं के सहसंजक बल के मान से कम होता है। मैंने जो अभी 1 मिनट पहले बात बताई थी हाथ डालने वाली पानी में, वही बात कह रहा है। देखो, ये आसंजक बल का मान द्रव के अणुओं के सहसंजक बल के मान से कम होता है, तो द्रव उस ठोस को गीला नहीं कर पाता। ठीक है, सिंपल सी बात समझ में आई ना आपके, कि अगर, देखो इसे ऐसे समझिए, जैसे ये बर्तन है, जैसे ये बर्तन है, ठीक है, इसमें हमने क्या डाल दिया, पानी। ठीक है, तो बर्तन क्या हो गया, ठोस, और पानी क्या हो गया, द्रव। तो इसमें कह रहा है कि आसंजक बल का मान द्रव के अणुओं के सहसंजक बल के मान से कम हो जाए। तो यानी कि अगर इसमें सहसंजक बल ज्यादा लगे, यानी कि पानी के कण अपने आप को अपने से जोड़े रखें और बर्तन के कण पानी से ना जुड़े हुए अपने आप से अलग रहें, यानी कि पानी से अलग रहें, तो पानी इस बर्तन को कभी भी गीला नहीं कर सकता। समझ में आ रही ना ये बात। उदाहरण, पारा कांच पर नहीं चिपकता। अगर पारे को आप कांच पर डालोगे तो बूंद बूंद में ऐसे अलग हो जाएगा, क्योंकि पारा और कांच के अणुओं के मध्य लगने वाला आसंजक बल पारे के अणुओं के मध्य लगने वाले सहसंजक बल से कम होता है। बहुत ही अच्छी बात कही गई है, सिंपल वे में समझ लीजिए कि
जब पारे को कांच पे डाला जाता है तो पारे के जो अणु हैं, यानी कि पारे के जो अणु हैं, उनके बीच में जो बल लगता है वो सहसंजक बल कांच के और पारे के बीच में लगने वाले असंजक बल से कैसा होगा, ज्यादा हो जाता है। और ज्यादा होने की वजह से कांच पारे से चिपक नहीं पाता और बूंद के रूप में बना रहता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है। पानी के स्वतंत्र पृष्ठ पर तेल की बूंदें डालने पर तेल पतली फिल्म के रूप में पानी के पृष्ठ पर फैल जाता है। इसका मतलब क्या है, जब आप इसे ऐसे समझिए, ज्यादा इसकी परिभाषा पे मत जाइए। आप पानी में तेल डाल देंगे तो तेल एक पतली परत के रूप में पानी के ऊपर फैल जाता है, क्योंकि पानी और तेल के अणुओं के बीच लगने वाला जो असंजक बल है वो तेल के अणुओं के मध्य लगने वाले सहसंजक बल से अधिक हो जाता है। ठीक है, तो अधिक होने की वजह से क्या होता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं और एक दूसरे में मिक्स नहीं हो पाते। ठीक। आगे देखिए, अगली स्लाइड में ये दो समझ में आ गया होगा, आप इससे कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा इतना। देखो ये वाली स्लाइड तो मैंने आपको एडवांस के रूप में बताई है, नहीं तो ऐसे इतना आपको टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा किसी भी एग्जाम में। किसी एग्जाम का मतलब है पुलिस या दरोगा के एग्जाम में इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछता, वो सिंपल आपसे अनुप्रयोग पूछेगा। कैसे, असंजक बल के, सहसंजक बल के, ठीक है, अभिकेंद्र बल के या अपकेंद्र बल के। अब देखो, अब पढ़ते हैं इसमें जो दे रखा है। हम्म, अच्छा, ये घर्षण बल का नीचे रहेगा, तो देखो घर्षण बल के बारे में समझा देता हूँ आपको, घर्षण बल क्या है। देखो घर्षण बल, ये लिखा है ना घर्षण बल, इसके बारे में समझ लो आप थोड़ा सा कि घर्षण बल क्या है। देखो, किसी भी तल पर, किसी भी तल पर हम चलते हैं, चलना, जैसे आप इस तल पर चल रहे हो तो आप क्यों चल पा रहे हो, क्योंकि घर्षण बल काम कर रहा है। कौन सा बल काम कर रहा है, घर्षण बल। यानी कि ऐसा बल जो प्रत्येक स्थिति में, जो प्रत्येक स्थिति में किसी भी स्थिति का विरोध करता है, किसी भी कंडीशन में, चाहे वो हवा के रूप में, चाहे वो पानी के रूप में, चाहे वो प्रतिक्रिया के रूप में। ठीक है, तो वही कौन सा बल है, घर्षण बल है। घर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी पर चल पाते हैं। अगर पृथ्वी से घर्षण बल समाप्त हो जाए तो पृथ्वी पर चलना मुश्किल हो जाएगा। क्यों, देखो हमने आपको एक बल पढ़ाया था, है ना, क्रिया प्रतिक्रिया का। कौन सा पढ़ाया था, क्रिया प्रतिक्रिया का। और उसमें हमने यही एग्जांपल दिया था कि क्रिया प्रतिक्रिया के बल में हम पृथ्वी पर चल पाते हैं, तो उस क्रिया प्रतिक्रिया के बल में घर्षण बल का बहुत बड़ा योगदान है। तो घर्षण बल भी अपने आप में एक बहुत जीने के लिए या पृथ्वी पर जीवन संभव करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप कहेंगे कि इसको क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या है। देखो मैं सिंपल सा आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर पृथ्वी से घर्षण बल समाप्त कर दिया जाए, पृथ्वी का, और आपको धक्का दे दिया जाए, तो आप अपने आप को कैसे रोकेंगे। तो देखो, इसकी मेरी भाषा पर जाइए। अगर आपको पृथ्वी पर चलने के लिए, यानी कि चलने वाला जो घर्षण बल है उसको समाप्त कर दिया जाए और आपको तेज धक्का दे दिया जाए, तो आप कैसे रोकेंगे अपने आप को। तो इसके लिए सिंपल सी बात है कि केवल चलने से ही, यानी कि जो हमारी सड़क है या जो हमारी धरती है, जो हमारी पृथ्वी है, केवल उसी के घर्षण बल से नहीं रुकते हैं। हमें एयर का घर्षण बल हो सकता है, हम जो सांस लेते हैं उसका जो बल विपरीत दिशा में काम करेगा उससे हम रोक सकते हैं। ठीक है, लेकिन समझिए कि अगर घर्षण बल को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए तो आप ना चल सकते हैं, ना गाड़ी चल सकती है, ना आप कपड़े धो सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते आप। जैसे आप कपड़े धोते हैं तो उस पर ब्रश लगाते हैं तो वो भी घर्षण बल काम करता है। अगर वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए और उस पर काम ही ना करे कोई, तो वो काम ही नहीं करेगा, वो मैल को निकाल ही नहीं सकता। अगर मैं आपको भारत के एक छोर से धक्का दे दूं और घर्षण बल को जीरो कर दूं, तो आप तब तक चलते रहेंगे, तब तक चलते रहेंगे जब तक आप पे कोई दूसरा बल घर्षण के रूप में काम करके उसे ना रोके। ठीक है, तो इसके एप्लीकेशंस भी पूछ ले जाते हैं, लेकिन इसके एप्लीकेशन आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाते क्योंकि ये मैकेनिक्स के सवाल हैं। तो आप इसे कितना ही समझ रहे हैं इतना बहुत है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण पर। ठीक,
गुरुत्वाकर्षण देखो, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? दो पिंड, एक पिंड ये है, इसे कहूंगा मैं m1, और ये इसके बीच की दूरी है, और एक पिंड ये है, इसे कहूंगा मैं m2। तो m1 और m2, तो m1 क्या है, ये m क्या है, इसका मास है, ये इसका मास है, इसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान। और ये भी, ये एक, और ये इसका मास है, इसे क्या कहेंगे, एक ये द्रव्यमान है। तो ये दो पिंड हैं, एक द्रव्यमान ये है और एक द्रव्यमान ये है। इन दोनों पिंडों के बीच में एक फोर्स काम करता है जो दोनों को एक दूसरे की तरफ आकर्षित करता है, जिसे क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पूरा ब्रह्मांड रुका हुआ है, एक दूसरे की ओर आकर्षित हो रहा है, और पृथ्वी सूर्य के चक्कर काट रही है। यही आपका गुरुत्वाकर्षण बल है। इसी के कारण आपका पिंड एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, इसे सिंपल सा ऐसे समझिए, देखो जैसे पृथ्वी है, जैसे पृथ्वी, ज़्यादा डीप में नहीं जाना, हमें इसकी थ्योरी नहीं पढ़नी कि एफ बराबर क्या होता है। देखो, वैसे इसका सूत्र होता है, देखो मैं आपको बता दूं, एफ जो फोर्स होता है वो होता है बड़ा जी, m1 और m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आर क्या है, ये इनके बीच की, ये आर क्या है, ये दूरी है। ठीक है, ये आपका न्यूटन साहब ने ये इसका इसका फॉर्मूला दिया था, इसी से हम फोर्स निकालते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल निकालते हैं। ठीक है, तो हमें इसके इतनी थ्योरी नहीं पढ़नी है, हमें आप सिंपल सा समझिए कि आपको पढ़ने हैं एप्लीकेशंस, जो आपके एग्जाम पे एप्लीकेशन ही पूछे जाएंगे। देखो जैसे पृथ्वी है, ठीक है, तो इस पे एक द्रव्यमान ये है, और एक द्रव्यमान इस पे ये है। ठीक है, तो ये दोनों ही द्रव्यमान अलग अलग मात्रा में है। देखो, जैसे मान लिया ये 5 kg है, और ये आपका 2 kg है, तो दोनों पर गुरुत्वाकर्षण बल कैसा, दोनों पर गुरुत्वाकर्षण बल सेम ही लगेगा। अर्थात पृथ्वी दोनों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सेम बल से अपनी ओर खींचेगी। तो जैसे मान लिया, देखो एक, अब इसे ऐसे समझिए, एक बार और समझा देता हूँ। जैसे पृथ्वी है, ठीक है, और ये कोई पिंड है, एक ये पिंड है और एक ये पिंड है, तो इसका m ज़्यादा है और इसका m कम है। यानी कि एक कोई बड़ी वस्तु और एक छोटी वस्तु, दोनों ही पृथ्वी पर एक साथ छोड़ी जाती हैं। तो बताइए, वो दोनों एक साथ आएंगी या अलग अलग? ठीक है, तो इसका उत्तर होता है कि दोनों पृथ्वी पर एक साथ ही आएंगी, क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है दोनों पर एक साथ काम करेगा, और दोनों को अपनी ओर समान रूप से खींचेगा। तो अगर इनके बीच में कोई भी घर्षण बल नहीं है, जैसे एयर का घर्षण बल नहीं है, तो अगर मैं यहाँ पे घर्षण बल को शून्य कर दूं, अगर मैं यहाँ पे घर्षण बल को शून्य कर दूं और दोनों ही वस्तुओं को एक साथ छोड़ा जाए पृथ्वी पर, तो कौन सी पहले आएगी? दोनों ही एक साथ आएंगी, क्योंकि पृथ्वी पर दोनों का गुरुत्वमान यानी गुरुत्वाकर्षण बल समान होगा। इसलिए जब कोई बड़ी वस्तु या छोटी वस्तु को एक साथ, जैसे मान लीजिए एक सुई है और एक मोटा पत्थर है, उन दोनों को पृथ्वी पर एक साथ छोड़ा जाए और गुरुत्वाकर्षण बल को, ओ सॉरी, घर्षण बल को जीरो कर दिया जाए, तो दोनों पृथ्वी पर एक साथ आके गिरेंगी, आगे पीछे नहीं गिरेंगी। एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है कि एक 50 किलो की वस्तु है, एग्जाम में पूछा जाता है एक 50 kg की वस्तु है और एक 2 kg की वस्तु है, दोनों को पृथ्वी पर ऊपर से 10 किलोमीटर ऊपर से एक साथ छोड़ा जाए, 10 किलोमीटर ऊपर से पृथ्वी पर एक साथ छोड़ा जाए, तो कौन सी पहले आएगी? तो बच्चे एग्जाम में सामान्यतः बता देते हैं कि 50 kg पहले आएगा, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है। लेकिन यहाँ वेट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल की बात है, क्योंकि घर्षण बल अगर शून्य है और दोनों को एक साथ छोड़ा जाता है, तो दोनों एक साथ ही पृथ्वी पर आकर गिरेंगी, कोई भी आगे पीछे नहीं आएगी। ठीक है, तो जिस जिस स्पीड से आती है, जो बल लगता है, उसे कहते हैं जी, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मान होता है 10 मीटर प्रति सेकंड। ये लगभग मान है इसका, 10 मीटर प्रति सेकंड। वैसे इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड।
यानी कि कोई भी वस्तु पृथ्वी पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पृथ्वी पर गिरती है। इसे कैसे समझते हैं? इसे कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। अगली स्लाइड में देखते हैं, देखो यह है गुरुत्वीय त्वरण। यह है आपका गुरुत्वीय त्वरण। तो ये गुरुत्वीय त्वरण यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण यानी कि पृथ्वी की ओर आते हुए पिंड का वेग। पृथ्वी की ओर आते हुए पिंड का वेग, ये पृथ्वी है और ये कोई पिंड है, और ये पृथ्वी की तरफ आ रहा है। तो देखना, ये एक त्वरण से आएगा। त्वरण का मतलब वेग है। देखो, त्वरण का सीधा सा मतलब आप वेग समझिए, उसकी चाल। ये पिंड है और ये पृथ्वी है, और ये कोई ए नाम का पिंड है। तो देखो, इसकी हर सेकंड में स्पीड, हर सेकंड में इसकी स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चेंज होगी। हर सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड ऐड करता चला जाएगा, और जब पृथ्वी से टकराएगा तब इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, और जब ये यहाँ से चलेगा तो इसकी स्पीड मिनिमम होती है। जैसे आप देखिए, जैसे कोई जैसे कोई जैसे कोई ये 4 मंजिला इमारत है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई जैसे मान लेता हूँ मैं 4 मीटर, 4 4 चौक 16, ये 16 मीटर है। और कोई व्यक्ति यहाँ से पृथ्वी पर कूदता है नीचे इस तरफ से। तो देखो, पृथ्वी पर आते आते हर सेकंड में, मान लिया वो 4 सेकंड में, मान लेते हैं वो 4 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है। तो देखो, वो कितनी स्पीड से चलेगा? 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। और जब वो पृथ्वी से टकराएगा तो वो 40 मीटर, यानी कि 10 चौक 40 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से टकराएगा। और अगर उसे 6 सेकंड लगते हैं तो वो कितनी 60 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से टकराएगा पृथ्वी पर। इतनी स्पीड से टकराने के बाद जो आपकी हड्डियां हैं वो उस प्रेशर को, उस फोर्स को नहीं झेल पाएंगी, और बॉडी अपने आप में बिखर जाएगी, अर्थात बॉडी के पार्ट टूट सकते हैं। इसलिए ज़्यादा ऊंचाई से गिरने पर मृत्यु जल्दी हो जाती है। कारण वही है कि आपका जो वेट है, आपका जो द्रव्यमान है, वो कितनी स्पीड से टकराता है, वो तेजी से ज़्यादा स्पीड से टकराएगा। जैसे मान लिया कोई व्यक्ति 10 मंजिला इमारत से कूदता है, ये 10 मंजिल है। 10 मंजिल का मतलब है सीधा सीधा 10 फुट की एक बिल्डिंग होती है, और 10 धाम 100 फुट का हो गया ये। 100 फुट का मतलब मैं मान लेता हूँ सीधा सीधा 30 मीटर, ठीक है। 30 मीटर का, और कोई व्यक्ति 30 मीटर से ऊपर से कूदता है। यहाँ जब व्यक्ति की बात नहीं करते, हम पिंड की बात करते हैं। कोई पिंड है, ये 30 मीटर ऊपर से गिराया जाता है। तो जब ये चलेगा, तो जब इसकी स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड की होगी, लेकिन जब ये यहाँ से टकराएगा तो 30 धाम 300, 300 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पृथ्वी से टकराएगा ये। तो इस पिंड के टुकड़े हो जाएंगे, या ये पिंड टूट भी सकता है अगर ये कमजोर है। कारण, क्योंकि इतने फोर्स के साथ जब कोई चीज पृथ्वी से टकराती है, तो जो नीचे से प्रतिक्रिया में जो बल लगता है, इतना ही फोर्स वो इसको तोड़ सकता है, उसको बिखेर सकता है। ये ऊंचाई से कूदने पर ज्यादा चोट लगती है, और कम ऊंचाई से कूदने पर कम चोट। क्यों? क्योंकि स्पीड कम रहती है। जब कोई गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से ज्यादा स्पीड से टकराती है तो ज्यादा नुकसान होता है, और कम स्पीड से टकराएगी तो कम नुकसान होता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति ऊपर से कूदता है तो वो प्रत्येक सेकंड में कितनी स्पीड ऐड कर रहा है? 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड ऐड करता चला जाता है। तो इसलिए उसको ज़्यादा चोट लगती है। सिंपल, ये आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, हम देखेंगे कि जी के मान में कैसे अंतर आता है। जैसे ही जी का मान मैंने आपको बताया, जैसे ये जी का मान कितना है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड है। ये जी का मान कितना है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड। या मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब ये पृथ्वी है 10 मीटर प्रति सेकंड पे। तो ये पृथ्वी है आपकी, ये पृथ्वी है, ठीक है। और ये आपके ध्रुव है, ये है ध्रुव, और ये है आपकी विषुवत रेखा, और एक ध्रुव आपका ये है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर जी का मान अलग होगा, यहाँ पर जी का मान अलग होगा। पृथ्वी के अंदर जाने पर जी का मान अलग होता है, पृथ्वी से दूर जाने पर जी का मान अलग होता है, ठीक है। तो पहले हम
तो पहले हम इतना समझेंगे कि पृथ्वी पर जो जी के मान में कैसे अंतर आता है, फिर हम देखेंगे पृथ्वी की त्रिज्या के अंदर जाने पर और पृथ्वी के बाहर जाने पर कैसे जी के मान में अंतर होता है। ठीक है, तो इसे ऐसे समझिए। एक एक मैं नई स्लाइड ले लेता हूँ। ठीक है, एक मैं नई स्लाइड ले लेता हूँ। हाँ, हाँ जाइए, तो ऐसे समझते हैं। जैसे पृथ्वी है, देखो, जैसे ये पृथ्वी है और ये इसके पोल हो गए दोनों, ये एक पोल ये है और एक पोल ये है। पोल का मतलब है ध्रुव। एक पोल ये है, इसका एक पोल ये है। तो देखो इसके जी के मान में अंतर क्यों आता है? सिंपल सा है। पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, लेकिन इसका देखो जी, जी बराबर GM बटे R² होता है। तो यानी कि जब आर यानी कि त्रिज्या ज्यादा हो जाएगी, अगर आर बढ़ेगी तो जी का मान क्या हो जाएगा? जी का मान घट जाएगा। यानी कि आर का मान बढ़ेगा तो जी का मान घट जाएगा। लेकिन अगर आर कम होगी तो जी क्या हो जाएगा? जी बढ़ जाएगा। तो देखो यहीं पे पृथ्वी पर ये यहाँ पे चपटी है, तो ये और इसका केंद्र है, तो ये विषुवत रेखा पर आर का मान ज्यादा होता है और ध्रुव पर आर का मान कम होता है। जैसे मैं इसको आर मान लेता हूँ और इसको R1 मान लेता हूँ, तो ये इसका स्क्वायर है आर का, देखो यहाँ पे स्क्वायर है। तो स्क्वायर होने की वजह से जी का मान कम हो जाता है, क्योंकि आर बढ़ गई यहाँ पे। तो जब ध्रुव पर देखो, अगर ध्रुव पर त्रिज्या देखो, ये ध्रुव पर त्रिज्या कम है लेकिन विषुवत रेखा पर त्रिज्या ज्यादा हो जाती है। जैसे मैंने अभी बताया कि आर के बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है और आर के घटने पर जी का मान क्या बढ़ जाता है। लेकिन ये अभी के लिए समझिए, इसका अगले कंसेप्ट में इसमें थोड़ा सा अंतर आएगा, उसे समझा दूंगा मैं आपको। तो ध्रुवों पर जी का मान क्या हो जाएगा? जी ध्रुवों पर जी का मान बढ़ जाएगा और विषुवत रेखा पर जी का मान घट जाता है। तो पृथ्वी की सतह पर जी का मान सबसे ज्यादा कहाँ होता है? ध्रुव पर। तो पृथ्वी की सतह पर, इसे ऐसे समझिए, तो पृथ्वी की सतह पर जी का मान जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी की सतह पर जी का मान सबसे ज्यादा कहाँ होता है? ध्रुव पर। ध्रुव पर। तो जैसे ध्रुव और विषुवत, ध्रुव और, तो जी का मान ध्रुव पर ज्यादा है किससे? विषुवत रेखा से। ठीक है। अब अब दूसरी स्थिति देखिए, जैसे जी का मान कैसे चेंज होता है। जैसे पृथ्वी है और इसका केंद्र है। अब आप कहोगे कि जी का आर का मान बढ़ने पर, अब आप कहोगे जैसे जैसे ये जी का मान क्या था? GM/R²। तो आप कहोगे कि आपने कहा था कि आर के बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। तो अब अगर इस केंद्र से यहाँ तक आने के बाद ये बाहर चला जाए तो आर बढ़ गई ना? आर बढ़ गई, तो लेकिन जी का मान कम हो जाएगा। यहाँ पे जी का मान कम हो जाता है, पृथ्वी के सतह से दूर जाने पर जी का मान कम होगा। क्यों? आर तो बढ़ी है लेकिन जी का मान कम हुआ है, ये यहाँ पे फॉल्स हो जाता है, लेकिन फॉल्स नहीं है। देखो मैं समझाता हूँ। ये आर यहाँ पे है और इसका द्रव्यमान कहाँ पे खत्म हो गया? यहाँ पे। और ये आर कहाँ है? यहाँ। तो ये पृथ्वी का ये वाला द्रव्यमान नहीं है, पृथ्वी का द्रव्यमान कहाँ है? यहाँ पर है। तो यहाँ पे कितना आर काम करेगा? यही वाला, यानी कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो यहीं पे एंड हो जाता है। इसके बाद जब भी कोई वस्तु ऊपर जाएगी तो उस पर जी का मान घटता चला जाएगा। ऐसे ही अगले स्टेप में देखिए, ये पृथ्वी है और इसके सतह से केंद्र की तरफ जाने पर, तो यहाँ मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, ए नाम की वस्तु है और ये सेंटर है पृथ्वी का। तो यहाँ पे जी का मान फिर कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जी का मान क्या हो जाएगा? फिर से कम हो जाएगा। और जी का मान कम होने की वजह से, जी का मान कम होने की वजह से देखो, यहाँ जी का मान कम हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेंट या इसका द्रव्यमान है वो केवल इतना है। तो यहाँ पे आर कितनी है? केवल इतनी है।
अब यहाँ पे इतनी आर नहीं लगेगी, तो केवल इतनी, अब आर छोटी हो गई लेकिन जी का मान नहीं बढ़ा, क्यों? क्योंकि द्रव्यमान घट गया है। तो यहाँ पर भी जी का मान कम हो जाएगा। ठीक है, तो जी का पृथ्वी की त्रिज्या से बाहर जाने पर और पृथ्वी की त्रिज्या के अंदर जाने पर भी जी का मान घटता है। तो दोनों ही कंडीशनों में जी का मान घट जाता है। दोनों ही कंडीशनों में जी का मान घट जाता है। तो देखो इसे ऐसे समझते हैं। तो जी का मान सबसे ज्यादा कहाँ होगा? जी का मान यानी कि गुरुत्वाकर्षण का बल सबसे का मान सबसे ज्यादा कहाँ होगा? ध्रुव पर। फिर उसके बाद कहाँ होगा? विषुवत रेखा पर। और फिर कहाँ होगा? पृथ्वी के अंदर। जैसे मान लिया, ऐसे समझिए, एक मैं चित्र और बना दे रहा हूँ और फिर इसको अच्छे से समझ लेंगे। ये पृथ्वी है, ये इसका सेंटर है, ये आपका पोल है। तो इसको मैं मान लेता हूँ G1, इसको मान लेता हूँ G2, और एक ये इसके अंदर, ये G3, ये बाहर G4। तो अब इसे ऐसे समझिए कि सबसे ज़्यादा जी का मान कहाँ हो गया? सबसे ज़्यादा जी का मान किसमें? G1, फिर G2, फिर G3, फिर जी। ठीक है ना? यानी कि पृथ्वी के अंदर जाने पर जी का मान ज़्यादा घटता है, किसके मुकाबले? पृथ्वी की सतह के दूर जाने पर। तो जब कोई पिंड पृथ्वी की सतह से दूर चला जाता है तो जी का मान पृथ्वी की सतह के अंदर जाने के मुकाबले ज़्यादा तेजी से कम नहीं होता। इसको ऐसे समझिए, जैसे ये 100 किलोमीटर अंदर चला गया और ये 100 किलोमीटर बाहर चला गया, तो जी का मान अब भी किसका ज़्यादा होगा? हम्म जी का मान अब भी किसका ज़्यादा होगा? इसका। यानी कि जी का मान ये तेजी से कम नहीं होता, बल्कि किसका कम होता है? इसका तेजी से कम होता है। तो सबसे कम जी का मान किसका होगा? G4 का। तो इस प्रकार से हमने देखा। इसके जो एप्लीकेशंस हैं उन्हें हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, वैसे यही इसके एप्लीकेशन है, एग्जाम में यही पूछा जाता है कि जी का मान पृथ्वी की सतह पर या ध्रुव पर कहाँ ज़्यादा पाया जाता है। तो आपको समझ आना चाहिए कि ध्रुव पर ध्रुव पर जी का मान सबसे ज़्यादा पाया जाता है। देखिए आज की क्लास लंबी हो गई, कोई बात नहीं। लंबी है लेकिन कंसेप्चुअल है, हम आपको ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। और हमसे जुड़े रहने के लिए अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।